व्यू चूर की औलाद शेर खां काले का धंधा करता है, लेकिन ईमानदारी से। ये सीन है तो फिल्म जंजीर से, लेकिन जिसकी कहानी से ये इंस्पायर है वो था असल में मुंबई का डॉन करीम लाला। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था और उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। वो एक खाते पीते अमीर परिवार में पैदा हुआ, लेकिन किस्मत उसे मुंबई की गलियों में ले आई। करीम लाला जब मुंबई आया तो वो सिर्फ 21 साल का था। यह वक्त था आजादी से पहले का। उस वक्त तक मुंबई अंडरवर्ल्ड के किंग कहे जाने वाले दाऊद की तो पैदाइश भी नहीं हुई थी। जब करीम लाला मुंबई आया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह शख्स एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनेगा। बंबई आकर उसने शुरू में कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही करीम लाला ने पैसा कमाने के लिए क्राइम के रास्ते को चुन लिया। बंबई आकर करीम लाला को पता लगा कि मुंबई में जुए का एक बहुत बड़ा रैकेट है। करीम लाला ने कुछ सोचा और अपने ग्रांट रोड वाले घर में जुए का अड्डा खोल दिया। कुछ ही टाइम में उसका खोला हुआ ये जुआ घर बहुत मशहूर हो गया। थोड़े ही टाइम में पूरे मुंबई में ये जुआ घर फेमस हो गया। जुए के धंधे से कमाए पैसे को उसने सूद पर चलाना शुरू किया और जल्द ही उसका नाम अब्दुल करीम शेर खान से करीम लाला बन गया। ये वही वक्त था जब बंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की नींव रखी गई थी। धीरे धीरे उसने और भी क्राइम करने शुरू कर दिए, जिसमें शराब के अवैध कारोबार भी शामिल है। इसके बाद उसने सोने की स्मगलिंग के काम में अपना हाथ आजमाने की सोची। बंबई तो वैसे भी पहले से ही स्मगलिंग का अड्डा हुआ करता था। समुद्र के रास्ते यहां पहले से ही सोने की स्मगलिंग की जाती थी। करीम लाला ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी स्मगलिंग करके खूब पैसे कमाऊं। उसने डॉक से सोने हीरे और जवाहरात की तस्करी करने का काम शुरू किया। लगभग 8 से 10 साल के वक्त में ही उसने इस काम में अपनी एक तरफा पकड़ बना ली, लेकिन उसके डॉन होने का रुआब दिखा भारत की आजादी के बाद। आजादी के बाद तो बंबई में जुए के अड्डे और हीरे जेवरात की तस्करी के धंधे में करीम लाला का ही राज चलता था। कहते तो यह भी है कि बंबई में करीम लाला से पहले सिर्फ तस्करी होती थी। दारू जुआ और वसूली जैसे धंधे तो बंबई को करीम लाला की ही देन है। धीरे धीरे करीम लाला इस धंधे में सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। समय के साथ करीम लाला का रुतबा इतना बढ़ गया था कि जज, मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले तक उसके पास फरियाद लेकर आते थे। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा हो या किसी से घर खाली करवाना हो, करीम लाला का नाम ही काफी होता था। करीम लाला को जिस किसी का भी घर खाली करवाना होता था, उसके लोग उस घर या दुकान पर करीम लाला की छड़ी रख देते थे, जिसका मतलब होता था कि दुकान या मकान को खाली कराने का हुक्म करीम लाला ने दिया है। इसके बाद कुछ घंटों में ही वो घर या दुकान खाली हो जाया करती थी। उस समय करीम लाला के नाम का अलग ही लेवल था। इस बीच मुंबई में एक और गैंग एक्टिव था, जिसके लीडर का नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान अच्छी तरह से जानता था कि वो पठान गैंग से सीधी टक्कर नहीं ले सकता है, इसलिए उसने करीम लाला की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों ने आपस में एक समझौता कर लिया कि समुद्र के किनारे हाजी मस्तान के लोग काम संभालेंगे और उसमें पठान गैंग के लोग उसकी मदद करेंगे। जो भी माल वहां उतरेगा उसके बदले में हाजी मस्तान को कमीशन मिला करेगा। इसी वक्त मुंबई में एक तीसरे गैंग ने भी अपने पांव जमा लिए थे। वो था वर्धा राजन मुतलियार, यानी वर्धा भाई का गैंग। वो भी शराब के अवैध धंधे और दूसरे इलीगल काम किया करता था। इस गैंग ने भी करीम लाला और हाजी मस्तान दोनों के साथ समझौता कर लिया। अब मुंबई में 3 गैंग मिलजुल कर काम करने लगे। तीनों डॉन्स ने मुंबई में मिलकर काम करना शुरू किया और तीनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई। इन तीनों में एक तरफ था हाजी मस्तान, जिसकी इमेज एक ऐसे डॉन की थी जिसने अपने काले धंधे के लिए न कभी गोली चलाई और न ही किसी का खून बहाया। पठान गैंग तो जाना ही जाता था अपनी मसल पावर के लिए। वो जब चाहे तब किसी की भी बोलती बंद करवा सकता था। इसी तरह वर्धराजन भी अपनी मसल पावर के लिए जाना जाता था। तीनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, इसलिए इन्होंने बंबई पर बिना किसी परेशानी के राज्य किया। इधर बंबई में 1950 से 1980 के बीच लाला का धंधा परवान चढ़ रहा था। उधर कांस्टेबल कास्कर का बेटा दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसने करीम लाला को चुनौती देनी शुरू कर दी थी और वो पठान गैंग से टकराने लगा था।
उसके भी बड़े ख्वाब थे। उसने बचपन से इन सब डॉन्स को देखा था, इनके बारे में किस्से कहानियां सुनी थीं और वो इन सब से कहीं ऊपर पूरी मुंबई का अकेला बादशाह बनना चाहता था। बंबई की क्राइम की दुनिया में वो आया तो था नकली घड़ियां बेचने के धंधे से, लेकिन जल्द ही उसे बंबई नगरी छोटी लगने लगी। उसे शहर से लगे दरिया से होने वाली तस्करी का करोड़ों का कारोबार अच्छा लगने लगा। अपने बड़े भाई शाबिर के साथ दाऊद भी इस तस्करी के धंधे में कूद गया और यहीं उसका सामना लाला के पठान गैंग से हुआ। दाऊद और पठान गैंग के बीच आए दिन वारदात होने लगी। हाजी मस्तान ने एक बार करीम लाला और दाऊद के बीच में सुलह भी करवा दी और उनका एरिया भी बांट दिया। हाजी के सपोर्ट की वजह से अब करीम लाला दाऊद से सीधे पंगा भी नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ दाऊद तो रोज ही सोने की स्मगलिंग के नए नए तरीके निकाल रहा था। दाऊद ने अब दुबई में भी डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया था। लाला के पठान गैंग से दाऊद की यह तरक्की देखी नहीं गई। पठान गैंग में से ही एक अमीरजादा नाम के पठान ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर करवा दिया। मर्डर के बाद दाऊद एकदम आग बबूला हो गया था। पठान गैंग से बदला लेने के लिए वो रोज प्लान बनाता था। इस दौरान दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के गैंग पर कई हमले किए। दाऊद का प्लान तो सीधे लाला को ही टपकाने का था, लेकिन वो ये कर नहीं पाया। पर इस बीच एक दिन ऐसा आया जब दाऊद इब्राहिम और करीम लाला आमने सामने पड़ गए। देखते ही देखते उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दाऊद के दिल में अपने भाई की मौत का इतना गुस्सा था कि उसका दिल करीम लाला की चमड़ी उधेड़ने का कर रहा था, लेकिन उस दिन बात बनी नहीं। उस दिन करीम लाला ने दाऊद को सड़क पर गिरा गिरा कर लात घूंसे से बहुत मारा। दाऊद इब्राहिम की हालत इस मार के बाद इतनी बिगड़ गई थी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। इस मार के बाद दाऊद ने फिर कभी करीम लाला को खुली चुनौती नहीं दी, यहां तक कि वो उन धंधों से भी बचने लगा जहां करीम लाला सीधे तौर पर इन्वॉल्व होता था। लेकिन वो अपना बदला नहीं भूला था। आगे चलकर उसने अपने भाई के हथियारों को भी मारा। इसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद की डी कंपनी ने पूरे पठान गैंग को खत्म कर दिया। उस वक्त तक वर्धा राजन और करीम लाला तीनों का दबदबा मुंबई पर कम होने लगा। मुंबई में अब सिर्फ डी गैंग की चलने लगी। धीरे धीरे ये तीनों 40 साल तक मुंबई पर राज करने के बाद बैकग्राउंड में चले गए। 19 फरवरी 2002 को 91 साल की उम्र में करीम लाला का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये थी देश के पहले डॉन करीम लाला की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे जल्द ही एक नए एपिसोड में मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।